नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 की पुस्तक अंतरा भाग 2 के पाठ गांधी, नेहरू और यासिर सर अराफात के बारे में पढ़ेंगे। ये जो इनकी रचना है भीष्म सुहानी द्वारा रचित है और ये जो रचना है इसमें भीष्म सहानी जी की एक आत्मकथा है जिसका नाम है आज के अतीत और उस आत्मकथा का ये छोटा-सा अंश यहाँ पर लिया गया है जो कि एक संस्मरण है। संस्मरण छात्र आपको पता है संस्मरण उस विधा को कहा जाता है जो यादों के आधार पर होती है। यानी कि यहाँ पे भीष्म सहानी जी ने अपनी यादों को आधार बनाकर अपनी आत्मकथा से ही कुछ अंशों को यहाँ पर संकलित किया है और इन नामों से हमें ये ज्ञात होता है कि जो गांधी जी, नेहरू जी और यासिर सर अराफात के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया उनका कुछ अंश यहाँ संकलित किया गया है। गांधी जी और नेहरू जी के बारे में यहाँ पे सभी जानते हैं, साथ ही साथ आगे आप यासिर सर अराफात के बारे में भी जानेंगे कि वो कौन थे। तो आइए बिना किसी देरी के अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं और पाठ की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि पाठ को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही साथ इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो पाठ कुछ इस प्रकार है कि जो ये पाठ है इसमें 3 अंशों को 3 अध्यायों को संकलित किया गया है। पहला अध्याय है गांधी जी के ऊपर, दूसरा अध्याय नेहरू जी के ऊपर और तीसरा अध्याय यासिर सर अराफात। तो इस पाठ में जो लेखक है उन्होंने किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अपने अनुभवों को एक यादों के आधार पर शब्दबद्ध किया है। सेवाग्राम में गांधी जी का सानिध्य यानी अपनापन, कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू के साथ तथा फिलिस्तीन में यासिर अराफात के साथ व्यतीत किए गए चंद क्षणों को उन्होंने प्रभावशाली शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत संस्मरण अत्यंत रोचक, सरस एवं पठनीय बन पड़ा है और पढ़ने योग्य बन पड़ा है। गांधी जी, नेहरू जी भारत के बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ रह चुके हैं, राजनीति से वो जुड़ चुके हैं, देश के आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं। इसी प्रकार जो यासिर सर अराफात है वो भी फिलिस्तीन के एक राजनेता थे। क्योंकि भीष्म सहानी ने अपने रोचक अनुभवों को बीच बीच में जोड़ दिया है, इस पाठ के माध्यम से रचनाकार के व्यक्तित्व के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे मुद्दे भी पाठक को सामने उजागर हो जाते हैं। यानी यहाँ पे उन्होंने अपने संस्मरण में सिर्फ अपने व्यक्तिगत मुद्दों को ही नहीं उठाया, साथ ही साथ इस रचना के माध्यम से हम भीष्म सहानी जी के बारे में उनकी राष्ट्र के प्रति क्या सोच है, देश के प्रति उनका क्या लगाव है और जो इंटरनेशनल जो मैत्री है, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री है, ऐसे मुद्दे भी पाठक के सामने उजागर हो जाते हैं। पाठक कौन है? हम लोग जो हम पढ़ रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के अब हम पाठ के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं जो गांधी जी के से संबंधित है। 1938 ईस्वी के आसपास की बात है और लेखक बताते हैं भीष्म सहानी जी की जो लेखक के भाई है बलराज सहानी। बलराज सहानी जी जो हैं वो भी एक बहुत बड़े अपने समय के अदाकार रह चुके हैं। वो फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। तो ये यहाँ पर बलराज सहानी की बात हो रही है और वो जो यहाँ इस पाठ के लेखक है भीष्म सहानी उनके भाई हैं। तो लेखक के भाई बलराज सहानी सेवाग्राम में रहकर नई तालीम पत्रिका में सह संपादक के रूप में काम कर रहे थे। सह संपादक यानी को एडिटर जो एडिटिंग का काम कर रहा था मैगजीन में। उसी साल हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। लेखक कुछ दिन भाई के साथ बिताने की इच्छा से उनके पास चला गया और जो भीष्म सहानी जी थे अपने भाई के साथ कुछ समय बिताने के लिए वहां चले गए। लेखक वर्धा स्टेशन पर उतरकर एक तांगे में बैठकर देर रात सेवाग्राम पहुंचे। कहीं कोई रोशनी नहीं थी। गांधी जी प्रातः 7 बजे घूमने निकलते थे यानी मॉर्निंग वॉक के लिए। वह लेखक के भाई के क्वार्टर के सामने से ही निकलते थे। दोनों भाइयों ने उनके साथ चलने का निश्चय किया कि जो सुबह है वो गांधी जी के साथ वो शुरू करना चाहते थे। सुबह गांधी जी तो निश्चित समय पर निकले पर लेखक और उनके भाई को देर हुई। जो गांधी जी थे वो टाइम के पर्टिकुलर थे, पंक्चुअल थे, तो वो तो अपने समय पर ही निकले जिस समय पर निकलते हैं। पर इन दोनों भाइयों ने डिसाइड किया था कि हम भी सुबह गांधी जी के साथ टहलने निकलेंगे, लेकिन ये लेट हो गए और कैसे न कैसे करके जल्दबाजी करके आखिरकार ये उठे। वह कुछ कदम बढ़ाकर उनसे जा मिले और जल्दी जल्दी चलकर
वो गांधी जी के साथ जा मिले। भाई ने लेखक का परिचय गांधी जी से करवाया और कहा, यह मेरा भाई है, कल रात ही यहाँ आया है। गांधी जी ने हंसकर कहा कि अच्छा, इसे भी घेर लिया। अब यहाँ पे इस पंक्ति का इस वाक्य का मतलब समझे कि इसे भी घेर लिया, कि तुमने इसे भी अपने साथ यहाँ सेवाग्राम में काम में शामिल कर लिया। इसका मतलब यहाँ पर ये है। लेखक ने गांधी जी के साथ चलने वाले कुछ लोगों को पहचान लिया। अब गांधी जी कोई मामूली इंसान तो आम इंसान तो है नहीं, एक इतनी बड़ी हस्ती वो अपने समय की रह चुकी है, तो ऑब्वियस है जो उनके साथ है, जो उनके कांटेक्ट में, उनके बारे में भी लोग जानते हैं। तो जो भीष्म साहनी थे, उनके साथ रहने वाले लोगों को भी पहचान गए। डॉक्टर सुशीला नैयर, गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई आदि को, निजी सचिव जो पीए होता है। लेखक ने गांधी जी से बात करने के लिए उन्हें याद दिलाया कि वो बहुत साल पहले उनके शहर रावलपिंडी में आए थे। यानी रावलपिंडी पाकिस्तान में, अब विभाजन के बाद पाकिस्तान में जा चुका है ये हिस्सा। और तो जो भीष्म साहनी जी है वो बताते हैं गांधी जी को कि जब उन्होंने अपनी यात्रा की थी रावलपिंडी में, तो वो बताते हैं कि मैं भी रावलपिंडी गया था, उनके शहर। और उससे क्या हुआ, ये सारी बातें सुन के उनकी आंखों में चमक आ गई। चमक क्यों आ गई? क्योंकि उनको अपने पुराने दिन, गांधी जी को जो रावलपिंडी में उन्होंने व्यतीत किया था, वो सारे दिन याद आ गए। उन्होंने मिस्टर जॉन के बारे में पूछा और मिस्टर जॉन, गांधी जी ने लेखक से मिस्टर जॉन के बारे में पूछा, वे शहर के जाने माने बैरिस्टर थे। गांधी जी ने उन दिनों की याद करते हुए कहा कि इन दिनों वे बहुत काम कर लेते थे। यानी गांधी जी बता रहे, जब मैं रावलपिंडी में था तो मैं बहुत एक्टिव था, बहुत सक्रिय था, बहुत से काम कर लेता था। लेकिन अब जैसे जैसे उनकी एज हो रही है, तो अब उनका शरीर भी उनका साथ नहीं देता और वो इतने काम नहीं कर सकते। ये सभी लोग रावलपिंडी और कोहाट से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे, और जितने भी गांधी जी के साथ लोग थे, वो सभी अपनी अपनी यादें ताजा करने लगे। शीघ्र ही वे आश्रम के अंदर चले गए। लेखक सेवाग्राम में लगभग 3 सप्ताह तक रहा। वहां पालती मारे बैठी कस्तूरबा लेखक को अपनी माँ जैसी लगती थी। कस्तूरबा सब जानते हैं, गांधी जी की पत्नी। तो जो कस्तूरबा गांधी जी थी, जो बैठी होती थी पालती मार के, उनको देखकर जो लेखक थे, उनको अपनी माता की याद आ जाती थी। उन दिनों एक जापानी भिक्षु अपने चीवर वस्त्रों में गांधी जी के आश्रम में प्रदक्षिणा करता। यानी जो जापानी भिक्षु भिक्षु जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाले जो लोग हैं, जो सब कुछ त्याग चुके हैं, जो सिर्फ मांग कर अपना जीवन चलाते हैं, उनको भिक्षु कहा जाता है। यहाँ वो भिखारी की बात नहीं हो रही। अपने चीवर यानी अपने वस्त्रों में, जो बौद्ध धर्म के जो वस्त्र होते हैं, उन वस्त्रों में गांधी जी के आश्रम में प्रदक्षिणा करता, यानी परिक्रमा करता। वह प्रार्थना स्थल पर पहुंचकर बड़े आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करता था और एक और बैठ जाता था। अभी तक क्लियर है? पाठ की भाषा बहुत आसान है, यहाँ कुछ भी नहीं है। जो लेखक है सिर्फ अपनी यादों को यहाँ पर आपको सुना रहे हैं। भाषा का कोई मुलम्मा नहीं चढ़ा हुआ, कठिन शब्दों का यहाँ प्रयोग नहीं किया हुआ। अगर कोई कठिन शब्द है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हुई चल रही हूँ। और जो पाठ है वो अत्यंत सरल है। यहाँ सिर्फ गांधी जी के साथ जो लेखक ने अपना समय व्यतीत किया है, उन क्षणों को यहाँ पर उजागर किया है। सेम ऐसा आगे अध्याय में नेहरू जी के साथ भी होगा और अगले अध्याय में यासिर अराफात के साथ भी होगा। आगे बढ़ते हैं। लेखक को सेवाग्राम में अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले। पृथ्वी सिंह आजाद वहीं आए हुए थे। उनके मुंह से वह किस्सा सुना कि उन्होंने हथकड़ियों से भागती रेलगाड़ी से कैसे छलांग लगाई और गुमनाम रहकर बरसों अध्यापन कार्य करते रहे। यानी सब अपने अपने टाइम को, अपने अपने समय को याद करके एक दूसरे को सुना रहे हैं। वहां मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खां तथा राजेंद्र बाबू को देखने का अवसर मिला। एक बार गांधी जी ने एक लड़के के लिए जरूरी मीटिंग छोड़ दी और उसे उल्टी करवा उसका फूला पेट ठीक किया। यानी जरूरी मीटिंग क्यों छोड़ दी? क्योंकि एक दिन सेवाग्राम आश्रम में किसी दिन मीटिंग डिसाइड हुई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन जब उनके आश्रम में एक बच्चा था, जो एक लड़का था जो काफी बीमार था, और जब वो चिल्ला रहा था, बापूजी 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 को बुलाओ वरना मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो रहा है, ये सब वो चीखे मार रहा था, तो गांधी जी ने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग को छोड़कर उस बच्चे को देखने का निश्चय किया। और जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस बच्चे का जो पेट है वो काफी फूला हुआ है। उन्होंने उसको कहा कि मुंह में उंगली डालकर तू उल्टी कर ले, वॉमिट कर ले, इससे क्या होगा, तेरे पेट में जो
जो दबाव बना हुआ, जो प्रेशर है वो उल्टी के थ्रू निकल जाएगा और तो ठीक हो जाएगा। और गांधी जी ने ऐसे ही किया, अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग को छोड़कर उसको उल्टी करवाई, उसको ठीक करवाया। गांधी जी के चेहरे पर लेश मात्र का भी शोक का भाव नहीं था, यानी बिल्कुल भी उनके चेहरे पे किसी भी तरह का असंतोष या अफसोस नहीं था कि एक इंसान, मतलब इसके लिए उन्होंने अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ी। नहीं, उनको किसी भी तरह का गिल्ट नहीं था। उन्होंने इंसानियत को सर्वोपरि रखा। गांधी जी एक कुटिया में टीबी के मरीज का हालचाल पूछते थे और गांधी जी के आश्रम में जितने भी जो मरीज थे, जिनका जो वहाँ पे इलाज चल रहा था, उनका वो हालचाल पूछते थे। उसका इलाज गांधी जी की देख-रेख में ही चल रहा था। तो यहाँ पे जो भीष्म साहनी जी हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने अपने साथ-साथ गांधी जी का भी परिचय यहाँ पे बहुत ही अनोखे और बहुत ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया है। आइए बिना किसी देरी के अब हम नेहरू जी की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला अध्याय जो है नेहरू जी के साथ शुरू होता है। जो समय उन्होंने नेहरू जी के साथ व्यतीत किया था, उसका यहाँ वर्णन उन्होंने किया है कि इस तरीके से शुरू करते हैं कि पंडित नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए हुए थे। वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ था। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर अमीरात दल तथा उनकी शोभा यात्रा देखने का अवसर लेखक को प्राप्त हुआ था। यानी जो कश्मीर में झेलम नदी बहती है और वहां से लेकर अमीरात दल तक उनकी शोभा यात्रा, यानी उनका जो एक मजमा सा निकला था, वो लेखक को भी सौभाग्य उसको देखने का प्राप्त हुआ था। ये एक अद्भुत दृश्य था। नेहरू जी को जिस बंगले पर ठहराया गया था वह लेखक के फुफेरे भाई का था। लेखक भी पंडित जी की देखभाल करने के लिए वहां पहुंच गया था। दिन भर नेहरू जी जगह जगह घूमते तथा स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत में व्यस्त रहते थे। शाम को बंगले पर खाने के समय लेखक भी और लोगों के साथ इसमें शामिल हो जाता। नेहरू जी को नजदीक से देखने का यह सुनहरा मौका लेखक को मिला था। उस रोज खाने की मेज पर बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनके नाम है शेख अब्दुल्ला, अब्दुल गफार खां, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, उनके पति आदि। धर्म की बात चलने पर रामेश्वरी और नेहरू जी के बीच बहस छिड़ गई। बाद में नेहरू जी ठंडे पड़ गए। वे एक किस्सा सुनाने लगे। उन्होंने विख्यात लेखक अनातोले फ्रांस द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी सुनाई जो धर्म से जुड़ी हुई है। वो कहानी कुछ इस प्रकार थी कि पेरिस शहर में एक गरीब बाजीगर रहता था। बाजीगर नट को कहा जाता है। नट जो करतब दिखाता है, जो हमारे मनोरंजन के लिए तरह तरह के करतब दिखाता है, जो हमारा मनोरंजन करने के लिए जो जान की बाजी पर खेल जाता है, अपनी रिस्पेक्ट तक दांव पे लगा देता है, तो यहाँ नट की बात हो रही है। क्रिसमस के पर्व पर पेरिस निवासी फूलों के गुच्छे लिए गिरजे की ओर जा रहे थे। गिरजा आप लोग समझते हैं, चर्च की ओर जा रहे थे। गिरजे के बाहर वह बाजीगर हताश सा खड़ा था। वह फटेहाल था। उसने माता मरियम को अपना करतब दिखाकर अभ्यर्थता करने की बात सोची, यानी प्रार्थना करने की। मरियम पता है सबको, यीशु मसीह की माता। तो भगवान से पहले उनके माता पिता, तो यहाँ पे उनकी बात हो रही है। गिरजा खाली होने पर वह गिरजे में घुस गया और कपड़े उतारकर करतब दिखाने लगा। वह हाफने लगता है। उसके हाफने की आवाज बड़े पादरी के कान में पड़ गई। बाजीगर का करतब देखकर पादरी जो है तिलमिला उठता है। उसने उसे लात मारकर बाहर निकालने का विचार किया। पादरी देखता है कि माता मरियम अपने मंच से उतर आई है और नट के माथे का पसीना पोंछकर उसके सिर को सहलाने लगी। मेज पर बैठे सभी व्यक्ति नेहरू जी की इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। और यहाँ पे बात हो रही है कि जब वो नट जो था अपना कर्तव्य दिखा रहा था, उसी दौरान वहां के पादरी को ख्याल आया कि इसको लात मार के निकालता हूँ। वैसे वो क्या देखता है कि जो माता मरियम की मूर्ति है वो वहां से हिल रही है, उसमें मूवमेंट है और वहां से वो उठ कर उस जो नट है, जो कर्तव्य दिखा रहा है, उसका सिर सहलाने लगती है, उसको प्यार करने लगती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करने लगती हैं। तो यहाँ पे जो इस प्रकार नेहरू जी की जो कहानी है वो यहाँ समाप्त होती है। और हम कुछ ये भी इसका भावार्थ ये भी समझ सकते हैं कि माँ सबकी सुनती है। और इस तरीके से जो नेहरू जी की कहानी है वो समाप्त होती है और जो सारे लोग हैं मेज पर उनको बैठकर सुन रहे हैं, वो बहुत ध्यानपूर्वक उस कहानी में खो जाते हैं। फिर आगे इंसिडेंट बताता है लेखक कि नेहरू जी का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था। वे रात देर तक चिट्ठियां लिखवाते रहते थे। लेखक ने सुबह उठकर देखा कि नेहरू जी फर्श पर बैठकर चरखा काट रहे हैं। लेखक नीचे उतरकर अखबार पढ़ने लगा, यानी उनकी मंजिल से, उनके कमरे से बाहर निकला और अखबार पढ़ने लगा। तभी नेहरू जी ने के उतरने की आवाज आई। यानी लेखक ने सोच लिया था
उसको पता था, लेखक को मालूम था जो नेहरू जी हैं उनको अखबार पढ़ने की आदत है और उसने सोचा कि जब तक नेहरू जी मुझसे अखबार पढ़ने के लिए नहीं माँगेंगे तब तक मैं उनको वो अखबार पढ़ने के लिए नहीं दूँगा। क्यों? लेखक ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि लेखक चाहता था किसी न किसी बहाने से नेहरू जी से वो बात कर सके और काफ़ी देर तक हुआ भी यही। नेहरू जी खड़े रहे कि शायद ये व्यक्ति अपने आप ही मुझे अखबार दे देगा, लेकिन काफ़ी देर तक भी जब लेखक ने नेहरू जी को अखबार पढ़ने के लिए नहीं दिया, तो नेहरू जी ने लेखक से अखबार माँगा और पढ़ा। लेखक तो उनका आग्रह सुनकर पानी-पानी हो गया, यानी मुहावरे का प्रयोग किया गया कि शर्म से पानी-पानी हो गया कि उसके लिए बहुत प्रेस्टीज की, बहुत गर्व की बात थी नेहरू जी का उससे किसी भी तरह का वार्तालाप करना और उस वार्तालाप से जो भीष्म साहनी थे वो बहुत ही गदगद और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे। तो आइए अब हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं जो यासेर अराफात के लिए है और ये अध्याय कुछ इस प्रकार शुरू होता है। अब यहाँ बात हो रही है यासेर अराफात की कि लेखक अपने उसी इंसिडेंट को भी, अपने उस समय को भी याद करते हैं और वो अपनी कथा को आगे बोलते हैं कि उन दिनों लेखक अफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री के पद पर एक्टिव थे, सक्रिय थे। ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस में अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। भारत से जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में कमलेश्वर, जोगिंदर पाल, बालूराव, अब्दुल बिस्मिल्ला आदि थे। महामंत्री के नाते लेखक भी अपनी पत्नी के साथ वहां कुछ दिन पहले ही पहुंच गए थे। लोटस लेखक संघ की पत्रिका थी। ट्यूनिस में उन दिनों फिलिस्तीन अस्थायी सरकार का सदर मुकाम हुआ करता था। यह सरकार यासेर अराफात के नेतृत्व में काम कर रही थी। लेखक संघ की गतिविधियों में इस अस्थायी सरकार का बड़ा योगदान था। अस्थायी जो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी गवर्नमेंट है। एक दिन लोटस के तत्कालीन संपादक आए, यानी उस समय के एडिटर आए और लेखक तथा उनकी पत्नी को सदर मुकाम के कार्यक्रम में ले गए। यानी उन्होंने उनको कुछ नहीं बताया, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या है, क्या नहीं है, क्यों बुलाया है, कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा बस आपको वहां चलना है और लेखक और उनकी पत्नी को वहां ले गए। लेकिन जब वहां लेखक पहुंचा तो वो सारी आओ भगत भगत देखकर, जो उनका वेलकम हुआ उसको देखकर वो दंग रह गया। किस प्रकार कि उनके वहां पहुंचने पर जो खुद एक नेता थे, बहुत बड़े वहां के पॉलिटिशियन थे, यासेर अराफात, अपने पर अपने एक दो साथियों के साथ उन्हें अपने साथ अंदर ले गए। वास्तव में उन दोनों को दिन के भोजन पर आमंत्रित किया गया था और उनको नहीं पता था कि उनको लंच के लिए इनवाइट किया है। अंदर पहुंचने पर सदर मुकाम के लगभग 20 अधिकारी और कुछ फिलिस्तीनी लेखक तपाक से मिले। वहां लंबी सी खाने की मेज लगी हुई थी। एक बड़ा सा भुना हुआ बकरा रखा था। लेखक और पत्नी को कमरे के बाईं ओर बिठाया गया जहाँ चाय पानी का प्रबंध था। अब ये आप देखिए कि उनको ये नहीं पता कि उनको क्यों बुलाया गया और वहां पे जो बड़े बड़े नेता थे, अधिकारी थे, सबसे लेखक को इंट्रोड्यूस कराया खुद यासेर अराफात ने। यासेर अराफात उनके साथ बैठकर बातें करने लगे। जब लेखक ने गांधी जी तथा अन्य नेताओं का जिक्र किया तब अराफात बोले, वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। अब आप देखिए फिलिस्तीनी नेता जो भारतीय नेताओं की बात कर रहा है, किस क्यों कर रहा है? क्योंकि उस समय जब भारत भी ये जो साम्राज्यवादी शक्तियों का अन्याय बर्दाश्त कर रहा था, ठीक उसी प्रकार फिलिस्तीनियों के साथ भी यही हो रहा था और जो गांधी जी और वहाँ भारत के जो और अन्य नेता थे, वो उनका विरोध कर रहे थे। क्योंकि जो गांधी जी थे, वो सिर्फ ऐसा नहीं अपने देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो दूसरे देशों में भी जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई क्योंकि वो अपने दुःख को जानते थे और जो दुःख हमारे साथ था, जो दर्द हमारे साथ था, सेम वही दुःख और दर्द फिलिस्तीनियों के साथ था, तो वो उनको सपोर्ट करते थे। तो इसलिए जो यासेर अराफात था, उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया कि वो हमारे लिए भी उतने ही सम्माननीय हैं जितने आपके लिए हैं। बीच-बीच में आतिथ्य चल रहा था। अराफात फल छील-छील कर लेखक को खिला रहे थे। देखिए कितनी बड़ी बात है, जो एक वहाँ की
चाहे टेम्परेरी है बट एक गवर्नमेंट को जो हैंडल कर रहा है और वो व्यक्ति लेखक को खुद अपने हाथों से फल छील-छील कर खिला रहे हैं, उनके लिए शहद की चाय बना रहे हैं, साथ ही साथ शहद के गुण भी उनको बता रहे हैं कि शहद शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है। और भी बातें चल रही हैं और भी जो डिस्कशन है वो चल रहा है। लेखक को गुसलखाने जाने की ज़रूरत हुई, उससे तब बड़ी झेप हुई जब गुसलखाने के बाहर यासेर अराफात हाथ में तौलिया लेकर खड़े हुए थे। ऑब्वियस है तौलिया लेकर क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो टॉयलेट से बाहर निकलेंगे तो उन्हें टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो झेप गए यानी कुछ चिढ़ भी गए कि इतना बड़ा जो नेता है और कुछ वो भी कि वो मेरे आगे-पीछे घूम रहा है तो लेखक को वो चीज़ भी बहुत अटपटी उस समय लगी। तो इस तरीके से ये जो अध्याय है, जो पाठ है यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी हो, आप कमेंट अवश्य करें। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। साथ ही साथ अब हम बिना किसी देरी के इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं। जो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि लेखक सेवाग्राम कब और क्यों गया था? आप सभी जानते हैं कि जो लेखक था सन 1938 के आसपास सेवाग्राम गया था, हम पढ़ ही चुके हैं, पाठ बहुत आसान है। अगर पाठ समझ आ गया तो प्रश्न कैसे भी आए आप अपनी भाषा में उसको बड़ी ही सरलता से लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि कोई महत्वपूर्ण पॉइंट अगर आपसे छूट जाए तो वो आपके पास रहे। साथ ही साथ ये जो प्रश्न उत्तर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आपके पीडीएफ नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएँगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेखक सन 1938 के आसपास सेवाग्राम गया था। उन दिनों लेखक के भाई बलराज साहनी, मैं बता चुकी हूँ, जो एक एक्टर रह चुके अपने समय के, सेवाग्राम में ही रह रहे थे। वे वहाँ रहकर नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में काम कर रहे थे। उस साल कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। तभी लेखक कुछ दिन भाई के साथ बिता पाने के लिए सेवाग्राम चले गए थे। उन दिनों गांधी जी भी वहीं थे। लेखक के मन में उनको नजदीकी से देखने की इच्छा रही होगी, इसलिए वो लेखक के पास, अपने भाई के पास सेवाग्राम गए होंगे। अगला प्रश्न है, लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा? इसमें वो सारा इंसिडेंट आएगा कि जब जो लेखक की गांधी जी की पंक्चुअलिटी का पता चलता है कि वो सही 7 बजे जल्दी उठकर वॉक पे जाते हैं। अ, और ठीक समय पर गांधी जी के आश्रम का फाटक लांघकर अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए थे। गांधी जी हूबहू वैसे ही लग रहे थे जैसा लेखक ने उन्हें चित्रों में देखा था। कमर के नीचे उनकी घड़ी लटक रही थी। लेखक के भाई ने उनका परिचय गांधी जी से करवाया। लेखक ने गांधी जी को उनकी रावलपिंडी यात्रा की याद दिलाई। गांधी जी को रावलपिंडी यात्रा अच्छी प्रकार से याद थी। उन्होंने उसके बारे में बातें की। उन्हें मिस्टर जॉन की भी याद आ गई। गांधी जी बहुत धीमी आवाज में बोल रहे थे। वे बीच-बीच में हँसी की बातें भी कह देते थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने सेवाग्राम में किन-किन लोगों के आने का ज़िक्र किया था? तो सेवाग्राम में सबसे पहला तो इंसिडेंट वही है जहाँ पे सिंह आज़ाद की जो अपना एक इंसिडेंट बताते हैं कि मेरे हाथों में हथकड़ियाँ बंधी हुई थी और मैं बंधी हथकड़ियों वाले हाथों से चलती ट्रेन में मैं कूद गया था और साथ ही साथ मैंने गुमनाम अपनी ज़िंदगी जी थी। साथ ही साथ मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खां और राजेंद्र बाबू का भी ज़िक्र यहाँ पर हुआ है। चौथा प्रश्न है, रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था? यहाँ पर वही सारा इंसिडेंट आएगा कि जब बच्चा चिल्ला रहा था कि मैं मर रहा हूँ, बापूजी को बुलाओ, मैं मर जाऊँगा। तो बापूजी अपनी मीटिंग को छोड़कर जो बहुत ज़रूरी मीटिंग थी उसको बीच में छोड़कर उस बीमार बच्चे को देखने जाते हैं। साथ ही साथ उसे सँभालते हैं, उसके फूले हुए पेट को देखते हैं, उसको कहते हैं कि मुँह में उँगली डालकर उल्टी कर ले और वो उल्टी कर भी लेता है जिससे जो उसका फूला हुआ पेट है वो ठीक हो जाता है। साथ ही साथ वो बच्चा है वो भी ठीक हो जाता है और वो हांफता हुआ बैठ जाता है और गांधी जी उसको लेटने को कहते हैं और इससे गांधी जी का उस रोगी बालक के प्रति जो व्यवहार है वो बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार था। अगला प्रश्न है 5वां, कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया? अगर वन वर्ड में लिखा जाए तो बहुत ही भव्य स्वागत किया। साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन करना है तो वहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो पंडित जी थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो कश्मीर यात्रा पर आए हुए थे। वहाँ कश्मीर के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 7वें पुल से अमीरात दल तक नाव में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। जो नाव थी वहाँ पर नाव में उनकी रैली निकाली गई। ये देखने के योग्य थी और देखने लायक थी। नदी के दोनों ओर हजारों कश्मीर निवासी अदम्य उत्साह के साथ नेहरू जी का स्वागत कर रहे थे। यह दृश्य अद्भुत था।
छठा प्रश्न है, अखबार वाली घटना ने से नेहरू जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? इसमें वही वाला इंसिडेंट है जब जब नेहरू जी न्यूज़पेपर मांगते हैं लेखक से पढ़ने के लिए। लेखक बरामदे में खड़ा होकर अखबार पर नजर डाल ही रहा था कि सीढ़ियों से नेहरू जी के उतरने की पदचाप सुनाई दी, यानी आवाज सुनाई दी। उस दिन उन्हें अपने साथियों के साथ पहलगाम जाना था। उस समय अखबार लेखक के हाथ में था। लेखक को एक बचकानी यानी बच्चों जैसी हरकत सूझी। बच्चों जैसी हरकत है कि जब तक मांगेंगे नहीं तब तक मैं दूंगा नहीं, इस बहाने से वो मुझसे बात कर लेंगे, तो ये बचकानी ही हरकत है। और उन्होंने फैसला किया कि मैं अखबार पढ़ता रहूंगा और तभी नेहरू जी के हाथ में दूंगा जब वह मांगेंगे। इसके बहाने के हाथ में अखबार देखकर चुपचाप एक और खड़े हो गए। शायद वे इस इंतजार में थे कि उन्हें स्वयं अखबार मिल जाएगा। आखिरकार नेहरू जी धीरे से बोले, आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नजर देख सकता हूँ? ये सुनते ही लेखक शर्मिंदा हो गया और अखबार उनके हाथ में दे दिया। अखबार वाली इस घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व पर यह प्रकाश पड़ता है कि वे विनम्र स्वभाव के थे और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना जानते थे। ये नहीं कि मुझे पढ़ना है तो मैं ही फर्स्ट प्रायर हूँ, मैं एक बहुत बड़ा नेता हूँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी है कि मैं अखबार पढूं। नहीं, उन्होंने अखबार मांगने में विनम्रता का परिचय दिखाया। सातवां प्रश्न है कि फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत सहानुभूति एवं समर्थन भरा क्यों था? इसमें मैं आपको डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि जो भारत था वो भी सेम इसी सिचुएशन से गुजर रहा था, तो वो दूसरों के दुख को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता था। तो इसीलिए जो भारत का नजरिया था वो फिलिस्तीन के प्रति बहुत ही सहानुभूति मर्म से भरा हुआ था। और इसको और अपनी भाषा में और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अराफात के आतिथ्य प्रेम से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का वर्णन कीजिए। अराफात ने लेखक को दिन के भोजन पर आमंत्रित किया था, यानी दोपहर के भोजन पर। अराफात स्वयं बाहर आकर लेखक को उनकी पत्नी को अंदर ले गए थे। उनके आतिथ्य के दो उदाहरण इस प्रकार हैं कि अराफात ने अपने हाथों से छील छील कर लेखक और उनकी पत्नी को फल खिलाए, उनके पीने के लिए स्वयं शहद की चाय बनाई। साथ ही साथ लेखक भोजन के समय से पूर्व अनुमान से गुसल खाने में गया। जब गुसल खाने से बाहर आया तब यासेर अराफात स्वयं हाथ में तौलिया लिए खड़े थे। यह देखकर लेखक झेप गए। ये दोनों घटनाएं अराफात के आतिथ्य प्रेम को झलकाती है। साथ ही साथ वो भारत से संबंध रखते थे और भारत उनका बहुत बड़ा सपोर्टर था, तो ऑब्वियस है भारत से जो भी आए वो उसका आतिथ्य सत्कार और भी अच्छे से करेंगे। अंतिम प्रश्न है 9वां, अराफात ने ऐसा क्यों बोला कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए? इस कथन के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। देखिए, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो अराफात ने ऐसा कहा, वो इसलिए कहा कि भारत बड़े-बड़े सभी नेता फिलिस्तीन के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। वे फिलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये की भर्त्सना कर फिलिस्तीनियों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। यही कारण था कि फिलिस्तीनियों को भारत के नेता अपने नेता प्रतीत होते थे। वे गांधी जी एवं नेहरू अपना आदरणीय मानते थे। इस कथन के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व पर यह प्रकाश पड़ता है कि वह हर अन्याय का विरोध करते थे। इसमें वे अपने देश या दूसरे देश के बीच कोई अंतर नहीं समझते थे। उनकी सहानुभूति सदैव पीड़ित पक्ष की ओर होती थी। वे साम्राज्यवादी शक्तियों से लोहा ले रहे थे। गांधी जी के व्यक्तित्व का जादू देश विदेश में सिर चढ़कर बोल रहा था। अन्याय के शिकार देश उनकी और आशा भरी दृष्टि से देख रहे। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आशा करती हूँ पाठ अच्छे से समझ आया होगा, साथ ही साथ जो प्रश्न है वो भी आपको समझ आ गए होंगे। और अगर इनसे अलग हटकर भी अगर आपको कोई प्रश्न पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो भी आप उनका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको इन प्रश्नों के अलावा कोई ऐसा प्रश्न मिलता है जिसका उत्तर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगी। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले।